हेलो नमस्ते दोस्तों, बी द चेंज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप बी द चेंज द्वारा बनाई गई ऑडियो बुक्स को सुनते हैं और लर्निंग को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही खास किताब के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है ट्यूजडेज विद मॉरी। यह किताब एक अमेरिकी लेखक ने लिखी है जिनका नाम है मिच एल्बम। यह दिल को छू लेने वाली एक यादगार ऑटोबायोग्राफी है जो एक यंग स्टूडेंट और उनके बुजुर्ग प्रोफेसर के बीच की रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करती है, जहां वे लाइफ के बिगेस्ट लेसन पर डिस्कस करते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि ये बुक ऑटोबायोग्राफी है जो कि चैप्टर्स में नहीं है, तो मैं इसे एपिसोड्स में अपलोड करूंगी और मैंने इस बुक का एपिसोड फर्स्ट और सेकंड अपलोड कर दिया है जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसीलिए ये वीडियो होगा इस बुक का तीसरा एपिसोड। और हाँ, जिसकी फ़िलहाल मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप फ्यूचर वीडियो को मिस न करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे और आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेगी। अगर आप चाय पीना पसंद करते हैं तो एक कप चाय लें और आराम से बैठे। चलिए एक साथ ट्यूजडेज विद मॉरी के बुद्धिमान संदेशों को एक्सप्लोर करें। एपिसोड 3। पहला मंगलवार। हमने दुनिया के बारे में बातें की। कॉनी ने दरवाज़ा खोला और मैंने घर में प्रवेश किया। मैंने देखा कि मॉरी किचन टेबल के पास अपनी व्हील चेयर पर बैठे थे। उन्होंने कॉटन की ढीली शर्ट और उससे भी ढीला काला स्वेट पैंट पहन रखा था। उनके कपड़े ढीले हो गए थे क्योंकि उनके पैर कपड़ों के आम साइज के लिहाज से टेढ़े मेढ़े हो चुके थे। बीमारी के कारण वे इतने दुबले हो गए थे कि आप दोनों हाथों में उनकी जांघों को जकड़ते तो उंगलियां एक दूसरे को छू जाती। अगर वे खड़े भी हो जाते तो उनका कद 5 फीट से ज्यादा नहीं होता। शायद छठी क्लास के बच्चे की जींस भी उन्हें बड़ी आसानी से आ जाती। मैंने अपने हाथ में रखे भूरे रंग के पेपर बैग को दिखाते हुए कहा, मेरे पास आपके लिए कुछ है। एयरपोर्ट से आते हुए मैं एक सुपरमार्केट में रुक गया था। वहाँ मैंने कुछ टर्की, पैटोट सलाद, मैक्रोनी सलाद और बेगल खरीदा। मैं जानता था उनके घर खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैं भी कुछ योगदान देना चाहता था। इसके अलावा मेरे पास मॉरी की मदद करने का कोई और तरीका था ही नहीं। और मुझे याद था कि वे खाने पीने के बहुत शौकीन थे। वे गाने के अंदाज में बोले, वाह इतना सारा खाना, और हाँ अब तुम्हें इस खाने में मेरा साथ देना होगा। हम सिंक की कुर्सियों से घिरे किचन टेबल पर बैठ गए। इस मर्तबा हमने पिछले 16 वर्षों के दौरान क्या क्या हुआ इस मुद्दे पर चर्चा करने में वक्त नहीं गवाया। बजाय इसके हमने तुरंत कॉलेज के पुराने विषय पर चर्चा शुरू कर दी। मौरी सवाल पूछते थे, मेरा जवाब सुनते थे और किसी सदे हुए खानसामे की तरह उन बातों का तड़का लगा देते थे जिन्हें मैं या तो भूल गया या फिर समझ नहीं पाया। उन्होंने मेरे अखबार की हड़ताल के बारे में पूछा और अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग वे यह नहीं समझ पाए कि आखिर दोनों पक्षों ने आपस में बातचीत करके समस्या का समाधान क्यों नहीं खोजा। मैंने उन्हें बताया कि हर एक व्यक्ति उनके जितना समझदार नहीं है। बीच बीच में बाथरूम जाने के लिए उन्हें रुकना पड़ता था। इसमें कुछ वक्त लग जाता था। कॉनी उन्हें व्हील चेयर से टॉयलेट ले जाती थी और फिर चेयर से उठाकर बीकर में पेशाब करने में मदद करती थी। हर बार वापसी पर वे काफी थके हुए दिखते थे। उन्होंने कहा, तुम्हें याद है मैंने टेड कोपेल से क्या कहा था? जल्दी ही सुबह फारिग होने के बाद भी किसी को मुझे साफ करना पड़ेगा। मैंने ठहाका लगाया, ऐसे लम्हों को आप भूल नहीं सकते। उन्होंने कहा, वैसे मेरे ख्याल से वे दिन करीब है। मैं उसी को लेकर चिंतित हूँ। मैंने कहा, क्यों? क्योंकि यह पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर हो जाने का निर्णायक संकेत है। उन्होंने कहा, कोई फारिग होने के बाद आपके अंग साफ कर रहा है। मैं इस पर विचार कर रहा हूँ। मैं इस प्रोसेस का भी आनंद लेने की सोच रहा हूँ। मैंने कहा,
आनंद? हाँ भाई, उन्होंने कहा। आखिरकार मैं फिर एक छोटा सा बच्चा बन जाऊंगा। इस बात की ओर देखने का यह उनका अलग अंदाज था। उन्होंने कहा, दरअसल मुझे जिंदगी को ही अब अनोखे नजरिए से देखना पड़ रहा है। हमें इसका सामना करना है। मैं बाजार नहीं जा सकता, मैं अपने बैंक का ख्याल नहीं रख सकता, मैं कचरा बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन हाँ, मैं यहाँ अपनी जिंदगी के कम होते दिनों के साथ बैठ सकता हूँ और देख सकता हूँ कि जिंदगी में क्या इम्पोर्टेंट है। मेरे पास ऐसा करने के लिए वक्त भी है और कारण भी। यानी मैंने एकाएक सनक भरे लहजे में कहा, मुझे लगता है कि जिंदगी का अर्थ समझने के लिए जरूरी है कि हम कचरा बाहर न निकालें। वे खिलखिलाकर हंसे और मुझे इससे राहत मिली। कोने के प्लेट्स उठाते ही मैंने देखा कि वहाँ कुछ पड़े हुए अखबार रखे थे। मैंने पूछा, तो आप अब भी खबरें जानने की उत्सुकता रखते हैं? मौरी ने कहा, हाँ। तुम्हें भी इसमें कुछ अजीब लगता है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं मर रहा हूँ, इसलिए मुझे इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है? मैंने कहा, शायद। उन्होंने आह भरी, शायद तुम सही हो। शायद मुझे इन बातों की फिक्र नहीं पालनी चाहिए। आखिर हमारे आसपास की दुनिया में क्या क्या बदलाव होता है, यह देखने के लिए मैं कहाँ जिंदा रहूँगा? मिच, इसका अर्थ समझा पाना मुश्किल है। आज जबकि मैं पीड़ा झेल रहा हूँ, पहले की तुलना में दूसरों की पीड़ा को ज्यादा अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ। एक रात मैं टीवी पर बोन्सिया के लोगों को सड़क पर भागते, गोलियों से मरते देख रहा था। मारे जाने वाले बेकसूर लोग, और मुझे बस रोना आ गया। उनके दर्द को देखकर लगा मानो वह मेरा अपना दर्द हो। मैं तो उनमें से किसी को जानता तक नहीं था, लेकिन इसे कैसे समझा सकता हूँ? मैं लगभग उनकी ओर खिंचता चला गया। उनकी आंखें नम हो गई और मैंने विषय बदलना चाहा, लेकिन उन्होंने चेहरा पहुंचकर मुझे हटा दिया। उन्होंने कहा, मैं अब हर वक्त रोता हूँ। मैंने कहा, चिंता मत करो। मैंने सोचा, गजब, मैं खबरों के धंधे में था। मैंने लोगों की मौत पर कई खबरें लिखी थी। मैंने रोते बिलखते परिजनों का इंटरव्यू लिया है, यहाँ तक कि अंतिम संस्कारों में मौजूद रहा हूँ, पर मैं कभी नहीं रोया। और मौरी, आधी दुनिया के पार के लोगों की त्रासदी पर आंसू बहा रहे थे। क्या अंत में ऐसा ही होता है? मैं सोच में पड़ गया। शायद मौत ही हमें जोड़ने वाला वह महान एलिमेंट है, जिसके कारण अंततः अजनबी एक दूसरे के लिए आंसू बहाते हैं। मौरी ने टिश्यू पेपर में जोर से नाक साफ की। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए यह मुश्किल तो नहीं, एक मर्द को रोते हुए देखना? मैंने जल्दी से कहा, नहीं। वह हल्के से मुस्कुराए। मिच, मैं तुम्हें लाइन पर ले ही आऊँगा। मैं तुमको बता दूंगा कि रोने में कोई बुराई नहीं है। मैंने कहा, हाँ हाँ। वे बोले, हाँ हाँ। हम खूब हंसे, क्योंकि वे 20 बरस पहले भी मेरी ऐसे ही नकल करते थे, अधिकतर मंगलवार को। सच तो यह है कि हम दोनों मंगलवार को हमेशा साथ होते थे। मेरे लिए मौरी की क्लास अधिकतर मंगलवार को ही होती थी। उस दिन वह दफ्तर में होते थे। जब मैंने मौरी के सुझाव पर सीनियर थीसिस लिखी, तो पहले दिन से ही हम मंगलवार को ही साथ साथ बैठकर काम करते थे। फिर चाहे वह उनकी मेज हो, कैफेटेरिया हो या पार्लियामेंट हॉल की सीढ़ियाँ, हमारा काम चलता रहता था। इस लिहाज से यह बिल्कुल ठीक था कि हम फिर मंगलवार को साथ साथ थे, उसी घर में जिसके सामने जापानी मेपल का पेड़ था। विदा होने से पहले मैंने इस बात की ओर मौरी का ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा, हम मंगल के लोग हैं। मैंने दोहराया, मंगल के लोग? मौरी मुस्कुराए। मिच, तुमने उन लोगों के प्रति मेरी चिंता जाननी चाहिए जिन्हें मैं जानता तक नहीं, लेकिन क्या मैं तुम्हें वे बातें बता सकता हूँ जो मैं इस बीमारी से सीख रहा हूँ? मैंने पूछा, क्या है वह? उन्होंने बताया, जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट यह सीखना है कि दूसरों में प्यार कैसे बांटा जाए और कैसे उसे अपने भीतर आने दिया जाए। उनकी आवाज़ फुसफुसाहट में बदल गई। उसे भीतर आने दो। हम सोचते हैं कि हम प्यार के काबिल नहीं हैं। हम सोचते हैं कि प्यार हमारे भीतर आ गया,
तो हम नर्म दिल बन जाएंगे। लेकिन लेविल नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने बिल्कुल ठीक कहा था। उसने कहा था, प्यार इकलौता लॉजिकल काम है। उन्होंने सावधानी पूर्वक दोहराया, प्रभाव डालने के लिए हौले हौले, प्यार इकलौता लॉजिकल काम है। मैंने एक अच्छे छात्र की तरह सिर हिलाया। उन्होंने बहुत धीरे से सांस छोड़ी। मैंने झुककर उन्हें गले लगा लिया। हालांकि मैं ऐसा पसंद नहीं करता था, पर मैंने उनके गाल चूम लिए। मैंने उनकी कमजोर बाहें अपने हाथों पर और मूंछों के रोए चेहरे पर महसूस किए। वे फुसफुसाए, तो तुम अगले मंगलवार आओगे? वे क्लासरूम में दाखिल हुए और चुपचाप बैठ गए। उन्होंने हमारी ओर देखा और हमने उनकी ओर। शुरुआत में खिसियानी हंसी पर मौरी कंधे उचका देते थे और फिर सन्नाटे के बीच हमें छोटी से छोटी आवाज सुनाई देने लगती थी। कमरे के कोने में भंवरे जैसी आवाज करता रेडिएटर, एक मोटे स्टूडेंट की सांस लेने की आवाज। हम में से कुछ लोग धैर्य खो रहे थे। आखिर वे इस चुप्पी को कब तोड़ेंगे? छटपटाकर हम घड़ी की ओर देखने लगे। कुछ छात्र इससे उबरने के लिए खिड़की से बाहर देखने लगे। तकरीबन 15 मिनट के बाद मौरी ने एक फुसफुसाहट के साथ इस सन्नाटे को तोड़ा। उन्होंने पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? और जैसा कि मौरी चाहते थे, धीरे धीरे बात शुरू हो गई। इंसानी रिश्तों पर सन्नाटे के असर के बारे में। सन्नाटे से हम इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? शोर से हमें आखिर क्या आराम मिलता है? मैं सोचा, सन्नाटा मुझे परेशान नहीं करता। दोस्तों के बीच भले ही मैं कितना भी शोर करूं, अपनी भावनाओं का दूसरों, खासतौर पर क्लास के साथियों के सामने इजहार मुझे पसंद नहीं था। अगर क्लास में जरूरत हो तो मैं घंटों बिल्कुल चुपचाप बैठा रह सकता था। जब मैं क्लास से बाहर निकल रहा था तो मौरी ने मुझे रोका। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम आज ज्यादा नहीं बोले? पता नहीं, लेकिन मेरे पास बताने के लिए कुछ और था भी नहीं। उन्होंने कहा, मेरी राय में तुम काफी कुछ बता सकते हो मिच। तुम मुझे एक ऐसे जानकार व्यक्ति की याद दिलाते हो जो जवानी के दिनों में अपनी बात खुद तक ही रखना पसंद करता था। मैंने कहा, कौन? मैं? दूसरा मंगलवार, हमने खुद के लिए अफसोस करने पर बात की। मैं अगले मंगलवार फिर गया और उसके बाद कई मंगलवार तक यह सिलसिला चलता रहा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस मुलाकात के लिए इतना बेताब रहता था। एक मरने जा रहे व्यक्ति से मिलने के लिए मैं 700 मील की हवाई यात्रा करता था। लेकिन जब भी मैं मौरी के साथ होता था तो ऐसा लगता था जैसे वक्त ठहर गया हो। उनकी मौजूदगी में मैं बेहतर महसूस करता था। हवाई जहाज से उतरने के बाद मैं मोबाइल नहीं उठाता था। मौरी की शब्दों की नकल कर खुद से कहता था, उन्हें इंतजार करने दो। डेट्रॉइट में मेरे अखबार की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। हकीकत में तो यह धरना देने वालों और उनकी जगह पर आए मजदूरों के बीच की टकराव के कारण ज्यादा से ज्यादा खराब होती गई थी। लोग गिरफ्तारियां दे रहे थे, पिट रहे थे और डिलीवरी ट्रकों के सामने लेट जाते थे। इस लिहाज से मौरी के साथ मेरी मुलाकातें मानवीय नर्मदिली को निखारने जैसी ही थी। हम जिंदगी के बारे में बात करते थे, हम प्यार के बारे में डिस्कशन करते थे। हम मौरी के पसंदीदा सब्जेक्ट्स में से एक सिंपैथी और समाज के उसके अभाव के बारे में बात करते थे। उनसे मेरी तीसरी मुलाकात से पहले मैं ब्रेड एंड सर्कस नाम के एक मार्केट के पास रुका। मैंने पहले मौरी के घर पर वहाँ के ठेले देखे थे। इससे मैंने अनुमान लगाया कि मौरी को वहाँ का खाना पसंद आता होगा और मैंने उनके लिए यहाँ से सेवइयों, सब्जियों, गाजर के सूप और बाकलावा जैसी ताज़ा चीज़ों के प्लास्टिक के ढेर सारे डिब्बे खरीद लिए। जब मैं मौरी के घर पहुँचा तो मैंने वे थैले उन्हें ऐसे उठा कर दिए जैसे मैंने अभी अभी कोई बैंक लूटा हो। मैं चिल्लाया, खाने वाला। मौरी आंखें घुमाकर हंस दिए। इस दौरान मैं उनकी बीमारी की स्थिति का जायजा ले रहा था। उनकी उंगलियों की हालत इस वक्त इतनी ठीक तो थी कि वे पेंसिल से लिख सकते थे या गिलास उठा सकते थे, लेकिन वे बाहों को सीने से ऊपर नहीं उठा पाते थे। अब वे किचन और बाहर के कमरे में और कम समय बिताने लगे थे। उनका ज्यादातर वक्त अब स्टडी रूम में गुजरता था।
जहां फोम रबर के टुकड़े उनके कमजोर पैरों को सहारा देते थे और तकिए कंबल के साथ एक आराम कुर्सी भी थी। वे अपने पास एक घंटी रखते थे ताकि सिर को तकिए पर बराबर रखने या कमोड पर जाने के लिए एक घंटी बजाकर मदद ली जा सके। जैसे ही वे घंटी बजाते, कॉनी, टॉनी, बार्था या एमी, उनके घर की देखरेख करने वाली छोटी सी सेना में से कोई आ जाता था। घंटी उठाकर बजाना भी उनके लिए हर बार आसान नहीं होता था और तब वे झल्ला उठते थे। मैंने मौरी से पूछा कि क्या उन्हें अपनी ऐसी असहाय सिचुएशन के लिए अफसोस होता है। वे बोले, कुछ मर्तबा सुबह के वक्त। उस वक्त मैं शोक व्यक्त करता हूँ। मैं अपने शरीर को फील करता हूँ, उंगलियां और हाथ घुमाता हूँ। जो कुछ मैं हिला सकता हूँ और जो कुछ गवा चुका हूँ उसके लिए शोक व्यक्त करता हूँ। मैं अपनी मौत के इस धीमे टॉर्चर करने वाले तरीके पर शोक व्यक्त करता हूँ। फिर मैं इस तरह से रोना धोना बंद कर देता हूँ। मैंने पूछा, बस इतना ही? उन्होंने कहा, जरूरत हो तो मैं जी भर कर रो भी लेता हूँ, लेकिन फिर मैं उन अच्छी बातों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ जो आज भी मेरी जिंदगी में है, उन लोगों पर जो मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, उन कहानियों पर जिन्हें मैं सुनने वाला हूँ, तुम्हारे बारे में अगर मंगलवार हो, क्योंकि हम मंगल के लोग हैं। मैं मुस्कुराया, मंगल के लोग। उन्होंने कहा, मैच, मैं खुद को अपने पर इससे ज्यादा दया की अनुमति नहीं देता। हर रोज बस थोड़ी सी दया, चंद आंसू और फिर सब कुछ ठीक। मैंने उन सभी परिचितों के बारे में सोचा जो अधिकतर वक्त खुद के लिए अफसोस ही करते रहते हैं। कितना अच्छा हो अगर हर रोज खुद पर दया की कोई सीमा तय कर दी जाए। बस आंसू भरे चंद मिनट, फिर पूरा दिन काम में जुट जाएं। और अगर मौरी इस डरावनी बीमारी के होते हुए भी ऐसा कर सकते थे तो। मौरी बोले, यह डरावना है अगर तुम इसे उस नजर से देखो। मेरे शरीर को इस तरह घुलकर गायब होते हुए देखना डरावना है, लेकिन अनोखा भी, क्योंकि सबसे विदा लेने के लिए वक्त भी तो मिला है। वह मुस्कुराए, हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता। मैंने उन्हें गौर से कुर्सी पर बैठे देखा। न खड़े हो सकते थे, न खुद को साफ कर सकते थे, न अपनी पैंट ऊपर खींच सकते थे। भाग्यशाली? क्या उन्होंने वाकई भाग्यशाली कहा था? एक ब्रेक के दौरान जब मौरी को बाथरूम जाना पड़ा, मैंने उनकी कुर्सी के पास पड़े बोस्टन के अखबार के पन्ने पलट कर देखे। उनमें एक खबर थी कि एक छोटे से शहर में 2 टीनेजर्स ने अपने से दोस्ती करने वाले 73 वर्षीय बूढ़े को टॉर्चर किया और मार डाला। फिर उसके ट्रेलर में बने मकान में पार्टी दी और सबको उसकी लाश दिखाई। एक और खबर में एक व्यक्ति पर चलने वाले मुकदमे की जानकारी थी। इस व्यक्ति ने एक गे को इसलिए मार डाला क्योंकि उसने एक टीवी चैनल पर कहा था कि उसका उस व्यक्ति के ऊपर दिल आ गया है। मैंने पेपर वापस रख दिया। मौरी वापस आ चुके थे, हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए, और कॉनी ने उन्हें व्हीलचेयर से आराम कुर्सी पर बैठाना चाहा। मैंने पूछा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? थोड़ी देर सन्नाटा छा गया। मैं खुद नहीं जानता था कि मैंने ऐसी पेशकश क्यों की, लेकिन मौरी ने कॉनी की ओर देखा और बोले, क्या तुम इसे इसका तरीका बताओगी? कॉनी ने कहा, क्यों नहीं। उसके डायरेक्शंस के मुताबिक मैंने आगे झुककर अपनी बाहों में मौरी को बगल में ऐसे अटका लिया जैसे किसी बड़ी लकड़ी को नीचे से उठाया जाता है। फिर मैंने सीधा होते हुए उनको लिटा दिया। आमतौर पर किसी को उठाने के लिए आप उसकी बाहें इर्द गिर्द कसी हुई चाहते हैं, लेकिन मौरी ऐसा नहीं कर सकते थे। उनका वजन मुर्दे की तरह ज्यादा होता था और मैं उनके सिर को कंधे पर हौले हौले टकराते हुए फील कर सकता था। उनका शरीर एक बड़े से गीले टुकड़े की तरह मुझसे सटा रहता था। वे धीरे से कराहते थे। मैं कहता था, बस बस हो गया। उन्हें इस तरह थामने से मैं भीतर तक ऐसा हिल गया था कि शब्दों में नहीं बता सकता। इतना कह सकता हूँ कि उनके कमजोर शरीर में मैंने मौत की आहट सुन ली थी। जैसे ही मैंने उन्हें कुर्सी पर बिठाकर सिराहने पर उनका सिर ठीक से रखा,
मुझे यह कपकपा देने वाला एहसास हो गया कि हमारे पास वक्त बहुत कम है और मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। वर्ष 1998 मेरे कॉलेज का जूनियर वर्ष। उस वक्त डिस्को रॉकी की फिल्मों का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। हम ब्रैंडिस में समाजशास्त्र की एक असामान्य कक्षा में थे, जिसे मौरी सामूहिक प्रक्रिया कहा करते थे। हर हफ्ते हम उन तौर तरीकों के बारे में पढ़ा करते थे जिस तरीके से ग्रुप के विद्यार्थी एक दूसरे के साथ व्यवहार करते थे। हम यह भी देखते थे कि गुस्से, ईर्ष्या, प्रेमपूर्ण व्यवहार के प्रति उनका रिएक्ट कैसा होता है। हम एक तरह से इंसानी लेबोरेटरी के चूहे बन गए थे। इसमें कोई न कोई रो पड़ता था। मैं तो इसे भावुक बनने का सिलेबस कहता था। मौरी की राय में मुझे दिमाग को और खुला रखना चाहिए था। उस दिन मौरी ने हम सबसे कहा कि उन्होंने एक एक्सरसाइज तैयार की है जिसे हम सबको करना है। हमें अपने क्लासमेट्स की ओर पीठ करके खड़ा होना है और पीछे गिरते हुए यह उम्मीद करनी है कि दूसरा हमें पकड़ लेगा। हम में से अधिकतर अनकंफर्टेबल हो गए और गिरने से काफी पहले ही रुक गए। हम में से कुछ खिसिया कर मुस्कुराए भी। आखिरकार हमेशा भारी भरकम स्वेटर पहनने वाली हमारी क्लास की एक पतली, शांत, काले बालों वाली लड़की ने हिम्मत की। उसने अपने हाथ सीने पर बांधे, आंखें बंद की, पीछे झुकी और बिना हिचके खुद को छोड़ दिया। ठीक वैसे ही जैसे लिप्टन चाय के एड में एक मॉडल आंख बंद कर पीछे के बल स्विमिंग पूल में छपाक से गिरती है। एक पल को मुझे लगा कि वह जोर से जमीन पर गिरेगी। लास्ट मोमेंट में उसके पहले खड़े साथी ने उसका सिर और कंधा पकड़कर उसे एकाएक उठा लिया। बहुत से विद्यार्थी चिल्लाए, वाह! कुछ ने तालियां बजाई। मौरी लास्ट में मुस्कुराए। वे उस लड़की से बोले, देखा तुमने, आंखें बंद कर ली, यही फर्क था। कई बार आप जो देखते हैं उस पर यकीन नहीं करते। तुम्हें उसी बात पर यकीन करना चाहिए जो तुम फील करते हो। अगर तुम यह चाहते हो कि लोग तुम्हारा यकीन करें तो तुम्हें भी लगना चाहिए कि तुम भी उन पर यकीन कर सकते हो, तब भी जब तुम अंधेरे में हो, तब भी जब तुम गिर रहे हो। तीसरा मंगलवार हमने पछताओं के बारे में बातें की। अगले मंगलवार मैं हमेशा की तरह कॉर्न के साथ पास्ता, आलू का सलाद, एप्पल कॉबलर जैसी खाने पीने की चीजें और एक अन्य चीज एक सोनी टेप रिकॉर्डर के साथ पहुंचा। मैंने मौरी को बताया, अपने बीच हुई बातों को मैं याद रखना चाहता था। मैं आपकी आवाज टैप करना चाहता हूँ ताकि सुन सकूं बाद में। उन्होंने कहा, जब मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा, ऐसा मत कहिए। उन्होंने ठहाका लगा दिया। मिर्च, मैं मरने जा रहा हूँ, ज्यादा देर से नहीं, जल्दी ही। वे नई मशीन से इम्प्रेस हुए। वे बोले, इतना बड़ा। मुझे एक आम रिपोर्टर की तरह यह एक बाधा जैसा लगा। मैं सोचने लगा कि दो ऐसे लोगों के बीच टेप रिकॉर्डर एक बाहरी चीज थी, एक आर्टिफिशियल कान जो कि दोस्त माने जाते हैं। एक और जबकि लोग उनसे वक्त लेने के लिए हलचल मचा रहे थे, शायद मैं इन मंगलवारों में उनका कुछ ज्यादा ही वक्त लेने की कोशिश कर रहा था। मैंने टेप रिकॉर्डर को उठाते हुए कहा, सुनिए, अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं करते तो हमें इसका यूज करने की जरूरत नहीं। उन्होंने मुझे टोका, उंगली हिलाई, नाक से चश्मा उतारकर उसे अपने गले में डोरी से लटकने दिया। सीधे मेरी आंखों में देखते हुए बोले, इसे नीचे रख दो। मैंने वैसा ही किया। उन्होंने बोलना जारी रखा, मिर्च, तुम समझते नहीं हो। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें उस वक्त से पहले सब कुछ बता देना चाहता हूँ जब मैं कुछ नहीं बता सकूंगा। उनकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी कहानी सुने। तुम सुनोगे? मैंने हामी भरी। कुछ पल हम चुपचाप बैठे। उन्होंने कहा, तो तुमने टैप चालू कर दिया ना? अब सच्चाई यह है कि वह टैप रिकॉर्डर गुजरे वक्त की यादों से भी बढ़कर है। मैं मौरी को खोने जा रहा था। हम सब मौरी को खोने जा रहे थे। उनका परिवार, उनके दोस्त, उनके पिछले छात्र, उनके साथी प्रोफेसर, राजनीतिक गपशप में भाग लेने वाले उनके दोस्त जो उन्हें बहुत चाहते थे,
उनके डांस पार्टनर्स, हम सब इस प्रोसेस में शामिल थे। और मेरी राय में टैप, फोटोग्राफ्स और वीडियो तो मौत के मुंह से कुछ चुरा लेने का हताशा भरा प्रयास है। लेकिन मौरी की हिम्मत, उनके मजाक, धैर्य और खुलेपन से मेरे लिए यह भी साफ होता जा रहा था कि उनका जिंदगी को देखने का नजरिया मेरी पहचान के तमाम लोगों से कितना अलग था। एक स्वस्थ नजरिया, एक ज्यादा समझदारी भरा नजरिया, और वह मरने जा रहे थे। मैं जानता था कि मौत को सामने देखकर भी मौरी उस वक्त के रहस्यमय विचार लोगों को बताना चाहते थे, और मैं भी इसे ताउम्र याद रखना चाहता था। नाइट लाइन पर पहली बार जब मैंने मौरी को देखा तो मैंने इस बात पर विचार किया कि एक बार यह पता लगने पर कि उनकी मृत्यु करीब है, मौरी को किस प्रकार के पछतावे हुए होंगे। क्या उन्होंने उनके स्वर्गवासी मित्रों के लिए रोना धोना किया होगा? क्या उन्होंने चीजों को बिल्कुल ही अलग तरीके से लिया होगा? स्वार्थवश मैंने खुद को उनकी जगह पर रखकर यह भी सोचा कि क्या मैं उन सब बातों के गम में डूब जाता जो मैं नहीं कर पाया? क्या मुझे उन रहस्यों पर पछतावा होता जो मैंने छिपा रखे थे? जब मैंने इसका जिक्र मौरी से किया तो उन्होंने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, सब इसी बारे में चिंतित होते हैं, है ना? क्या होगा अगर इस धरती पर आज यह मेरा आखिरी दिन हो? उन्होंने निगाहें मेरे चेहरे पर टिका दी और संभवतः उन्हें मेरी दुविधा के भाव नजर आ गए। मेरे दिलो दिमाग में एक छवि थी कि एक दिन मैं अपनी डेस्क पर झुका हुआ हूँ, एक स्टोरी के बीचों बीच। इससे पहले कि हॉस्पिटल वर्कर मुझे अस्पताल ले जाए, मेरे एडिटर मेरे लिखे कागज छीन रहे हैं। मौरी बोले, मिच। मैंने अपना सिर हिलाया और कुछ भी नहीं बोला, लेकिन मौरी ने मेरी हिचकिचाहट को भांप लिया। वे बोले, मिच, कल्चर हमें तब तक इसके लिए प्रोत्साहित नहीं करता जब तक हम मरने न जा रहे हों। हम अहम से जुड़ी बातों, करियर, परिवार, पर्याप्त धन की चाहत, किसी गिरवी चीज को वापस लेने के प्रयास, नई कार खरीदने, खराब रेडिएटर को सुधारने जैसे कामों में इतने उलझे रहते हैं कि बस इन्हें बनाए रखने के लिए हमें खरबों छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। इसीलिए हमें कभी ठहरकर पीछे यह देखने की आदत ही नहीं पड़ती कि हम कह सके बस यही सब कुछ है। क्या मैं बस यही चाहता हूँ? क्या कोई चीज गवा रहा हूँ? वे रुके। उन्होंने कहा, तुम्हें किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो तुम्हें उस दिशा में ले जाए। यह सब अपने आप नहीं होता। मैं जान गया कि वे क्या कह रहे हैं। हम सबको अपनी जिंदगी में एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और मेरे गुरु तो मेरे सामने थे। मैंने सोचा, ठीक है, अगर मुझे छात्र ही बनना है तो मैं इसके लिए पूरा जोर लगा दूंगा। उस दिन हवाई जहाज से घर लौटते वक्त मैंने एक पीले पैड पर उन सब्जेक्ट्स और सवालों की छोटी सी सूची बनाई जिनसे हम सब जूझते हैं। खुशी से लेकर उम्र दराज होने, बच्चों को जन्म देने से लेकर मौत तक। निश्चित ही इन सब्जेक्ट्स पर मदद के लिए आपको ढेर सारी किताबें मिल जाएंगी, ढेर सारे केबल टीवी शो और $90 प्रति घंटे वसूलने वाले काउंसलिंग सेशंस भी। अमेरिका तो ऐसे मददगारों का भीड़ भरा बड़ा सा बाजार बन गया था। फिर भी ऐसा नहीं जान पड़ता था कि कोई स्पष्ट उत्तर अवेलेबल है। क्या आप दूसरों का ख्याल रखते हैं या अपने भीतर के बच्चे का ख्याल रखते हैं? ट्रेडिशनल वैल्यूज की ओर लौटते हैं या फिर परंपरा को बेकार कहकर ठुकरा देते हैं? कामयाबी चाहते हैं या सादगी? या तो ना कहते हैं या बस उसे कर देते हैं? मैं केवल इतना जानता था, मेरे बूढ़े प्रोफेसर मौरी इस मदद करने के धंधे में नहीं थे। वे तो पटरी पर खड़े होकर मौत के इंजन की सीटी सुन रहे थे, और जिंदगी की इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में उनकी सोच बिल्कुल साफ थी। मैं वही क्लैरिटी चाहता था। मेरी पहचान का हर कंफ्यूज और पीड़ित व्यक्ति इसी क्लैरिटी को चाहता था। मौरी हमेशा कहते थे, मुझसे कुछ भी पूछो। सो मैंने यह सूची बना ली। मौत, भय, बढ़ती उम्र, लालच, विवाह, परिवार, समाज, क्षमाशीलता, मीनिंगफुल लाइफ। जब मैं चौथी बार वेस्ट न्यूटन लौटा तो यह सूची मेरे बैग में थी। अगस्त के लास्ट का एक मंगलवार, जब लोगान एयरपोर्ट टर्मिनल का एसी काम नहीं कर रहा था
और लोग गुस्से में माथे से पसीना पोंछते हुए खुद को हवा कर रहे थे। हर चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो कि वे बस किसी का कत्ल करने के लिए तैयार बैठे हों। अपने सीनियर वर्ष की शुरुआत तक मैं समाजशास्त्र की इतनी क्लासेस में प्रेजेंट रहा कि ग्रेजुएट होने से कुछ ही दूरी पर था। मौरी ने मुझे ऑनर्स थीसिस करने का सुझाव दिया। मैंने पूछा, मैं किस विषय पर लिखूंगा? वे बोले, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? कई सब्जेक्ट्स पर काफी लंबी चर्चा करने के बाद हम लास्ट में खेल पर आकर रुके। मैंने इस बात पर 1 वर्ष लंबा प्रोजेक्ट शुरू किया कि कैसे फुटबॉल का खेल अमेरिका के लोगों में कमोबेश धर्म और अफीम के नशे की तरह बस गया है। मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं था कि यह मेरे भावी करियर के लिए ट्रेनिंग है। मेरे लिए तो यह मौरी से मिलने का हफ्ते में एक और मौका था। और बसंत ऋतु तक मेरी 112 पन्नों की थीसिस रिसर्च फुल नोट्स मटेरियल से भरी हुई और काले चमड़े में सलीके से बाइंड होकर तैयार हो गई थी। यह उन्हीं की मदद से संभव हुआ था। मैंने मौरी को यह थीसिस पहले हॉर्मन के बाद खुश मिजाज बेस बॉलर जितने ही गर्व से दिखाई। मौरी ने कहा, बधाई हो। वे थीसिस के पन्ने पलटने लगे और मैं मुस्कुराते हुए उनका दफ्तर निहारने लगा। किताबों के शेल्फ, लकड़ी का फर्श, पुराना कंबल, सोफा। मैंने मन ही मन सोचा कि यहाँ जितनी भी जगह है मैं हर एक जगह पर बैठ चुका हूँ। मौरी सोच में डूब गए और पढ़ते समय पहने हुए चश्मे को ठीक करने लगे और कहे, मैं नहीं जानता मिर्च, तुम्हारे इस तरह के काम को देखते हुए मुझे लगता है कि तुम्हें ग्रेजुएट स्कूल के लिए फिर से यहाँ लाना पड़ सकता है। मैंने कहा, हाँ सही है। मैं चौंक गया, लेकिन कुछ पल के लिए यह विचार अट्रैक्टिव था। मेरा एक हिस्सा स्कूल छोड़ने से डरता था, एक हिस्सा बेतहाशा गति से दूर चला जाना चाहता था। विपरीत ताकतों का तनाव। मैं मौरी को अपनी थीसिस पढ़ते देखकर सोचता रहा, बाहर की बड़ी सी दुनिया कैसी होगी। टीवी कार्यक्रम भाग 2। नाइटलाइन कार्यक्रम ने मौरी पर फॉलोअप स्टोरी की। इसका एक कारण तो यह था कि उसके पहले कार्यक्रम को भारी सफलता मिली थी। इस बार जब कैमरामैन और प्रोड्यूसर आए तो वे खुद को अपने घर के सदस्य की तरह ही फील कर रहे थे और कॉपेल में भी कुछ ज्यादा ही उत्साह था। न एक दूसरे को जानने की कोशिश हुई और न ही इंटरव्यू से पहले कोई इंटरव्यू। शुरुआत करने के लिए कॉपेल और मौरी ने बचपन के बारे में बातें की। कॉपेल इंग्लैंड में बीते अपने बचपन पर बोले तो मौरी ने ब्रॉन्क्स में बीते अपने बचपन पर रोशनी डाली। मौरी ने लंबी बाहों वाली नीली शर्ट पहन रखी थी। उन्हें अब हमेशा ठंड लगती थी, फिर बाहर भले ही तापमान 90 डिग्री फ़ारेनहाइट हो। लेकिन कॉपेल ने अपना जैकेट उतारकर शर्ट और टाई में ही इंटरव्यू लिया। ऐसा लग रहा था जैसे मौरी उन्हें परत दर परत जान रहे हो। जैसे ही टैप चालू हुआ, कॉपेल बोले, आप काफी अच्छे लग रहे हैं। मौरी बोले, हर कोई मुझसे यही कहता है। कॉपेल बोले, आपकी तबीयत दुरुस्त दिखती है। मौरी बोले, हर कोई मुझसे यही कहता है। कॉपेल ने कहा, फिर आप कैसे जानते हैं कि सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है? मौरी ने आह भरी और कहे, टैड, इसे मेरे सिवाय कोई नहीं जान सकता। और जब वे बोलने लगे तो यह बात साफ हो गई। मौरी अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए पहली बार की तरह मनचाहे ढंग से हाथ हिलाकर बात नहीं कर रहे थे। कुछ शब्द उनके गले में बस अटकते जा रहे थे। कुछ और महीनों में वे शायद बिल्कुल ही नहीं बोल पाएंगे। इस तरह मेरी भावनाएं दोस्तों और लोगों के आने पर उफन कर बाहर आ जाती है। मौरी ने कॉपेल को बताया, मैं बहुत उत्साहित हूँ, प्यार भरे रिश्ते ही मेरी ताकत है। लेकिन कई दिन ऐसे होते हैं जब मैं हताश हो जाता हूँ। मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं कुछ चीजों को देखता हूँ और मुझे एक प्रकार से भय का एहसास होता है। अपने हाथों के बगैर मैं क्या करूँगा? क्या होगा जब मैं बोल नहीं पाऊंगा? निगलना मेरे लिए चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वे मुझे ट्यूब से खाना दे देंगे, कोई चिंता नहीं। लेकिन मेरी आवाज, मेरे हाथ, यह मेरी जिंदगी के अभिन्न अंग हैं। आवाज के सहारे मैं बात करता हूँ, अपने हाथों से मैं इशारे करता हूँ, इस तरह मैं लोगों को कुछ देता हूँ।
कौपिल ने पूछा। जब आप बोल नहीं पाएंगे तो किसी को कैसे कुछ दे सकेंगे? मौरी ने कंधे उचकाते हुए कहा। शायद मुझे हर एक से हाँ या ना में जवाब मांगने के लिए कहना पड़ेगा। मौरी का जवाब इतना सादगी भरा था कि कौपिल मुस्कुरा दिए। उन्होंने मौरी से खामोशी के बारे में पूछा। उन्होंने मौरी के प्रिय मित्र मॉरिस स्टेन का जिक्र किया, जिन्होंने सबसे पहले बोस्टन ग्लोब को मौरी की सूक्तियां भेजी थी। वे ब्रैंडिस में 60 के दशक के आरंभ में साथ साथ थे। अब स्टेन बहरे होते जा रहे थे। कौपिल ने कल्पना पेश की कि दोनों साथ साथ हैं। एक बोल नहीं सकता, दूसरा सुन नहीं सकता, ऐसे में क्या होगा? मौरी बोले, हम एक दूसरे का हाथ थाम लेंगे और हम दोनों के बीच ढेर सारे प्यार का आदान प्रदान हो जाएगा। टेड, हमारी दोस्ती 35 साल पुरानी है। उसे महसूस करने के लिए बोलने और सुनने की कोई जरूरत नहीं है। शो खत्म होने से पहले मौरी ने कौपिल को एक खत पढ़कर सुनाया। पहले नाइटलाइन कार्यक्रम के बाद खतों का ढेर लग गया था। यह खत पेंसिल्वेनिया की एक ऐसी स्कूल टीचर का था जिसकी क्लास के सभी 9 बच्चों ने माँ बाप की मौत देखी थी। चश्मे को नाक और कान पर बेचैनी से जमाते हुए मौरी ने कौपिल को बताया। इसका जवाब मैंने यह भेजा। प्रिय बारबरा, तुम्हारे पत्र ने मुझे काफी विचलित कर दिया। मेरी राय में अपने माता पिता को गंवाने वाले बच्चों के लिए तुमने जो किया वह बेहद महत्वपूर्ण है। मैंने भी अपने माता पिता में से एक को बचपन में ही गंवा दिया था। एकाएक कैमरों की सरसराहट के बीच मौरी ने चश्मा ठीक किया। वे रुके, उन्होंने होठ चबाए और उनका गला भर आया। आंसू उनकी नाक पर से बहने लगे। उन्होंने कहा, जब मैं बच्चा था मैंने अपनी माँ को गंवा दिया था और यह मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। अच्छा हुआ होता कि मेरे साथ आपके जैसा कोई ग्रुप होता जिससे मैं अपना दर्द बांट सकता। मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन कर लिया होता क्योंकि उनकी आवाज़ फटने लगी, क्योंकि मैं बहुत अकेला था। कौपिल ने कहा, मौरी, आपकी माँ की मौत को तो 70 साल हो गए, क्या अब भी दर्द होता है? मौरी फुसफुसाए, चाहो तो शर्त लगा लो। प्रोफेसर भाग 1। वे 8 साल के थे। अस्पताल से एक टेलीग्राम आया और चूंकि उनके रूसी पिता अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते थे, इसीलिए मौरी को अपनी माँ की मौत की खबर उन्हें ठीक वैसे ही पढ़कर सुनानी पड़ी जैसे कोई छात्र क्लास के सामने नोटिस पढ़ रहा हो। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। हमें सूचित करते हुए खेद हो रहा है कि अंतिम संस्कार की सुबह मौरी के रिश्तेदार मैनहट्टन के लोअर ईस्ट साइड के गरीब इलाके में छोटी छोटी कोठरियों वाली बड़ी सी इमारत में स्थित उनके आवास पर जमा हुए। पुरुषों ने काले सूट और महिलाओं ने बुर्के पहन रखे थे। पड़ोस के बच्चे स्कूल जा रहे थे और जब वे गुजरे, मौरी शर्माकर नीचे देखने लगे। जैसे ही वे पास से गुजरते, मौरी शर्म से सिर झुका लेते थे कि उनके क्लासमेट्स उन्हें इस रूप में देखेंगे। उनकी मोटी सी चाची ने मौरी का हाथ थामा और जोर से रोने लगी। तुम अपनी माँ के बगैर क्या करोगे? तुम्हारा क्या होगा? मौरी की आंखों से भी आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उनके सारे क्लासमेट्स भाग खड़े हुए। कब्रिस्तान में मौरी ने लोगों को अपनी माँ की कब्र पर मिट्टी डालते देखा। उन्होंने अपने माँ के साथ बिताए भावुक पलों को याद करने की कोशिश की जब वे जिंदा थी। बीमार होने से पहले वे एक कैंडी स्टोर चलाती थी। बीमारी के बाद वह बहुत कमजोर हो गई थी। अब या तो वे अधिकतर वक्त सोती रहती थी या खिड़की के पास बैठी रहती थी। बीच बीच में वे अपने बेटे को कुछ दवा लाने के लिए आवाज लगाती थी और बचपन में गली में स्टिक बॉल खेलते हुए मौरी ऐसा दिखाते मानो उन्होंने माँ की आवाज सुनी ही न हो। उनके दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि वे केवल अनदेखी करके ही माँ की बीमारी को दूर भगा देंगे। आखिर एक बच्चा मौत का सामना और कैसे कर सकता है? मौरी के पिता, जिन्हें हर कोई चार्ली कहता था, रूस की सेना से बचने के लिए अमेरिका आ गए थे। वे फर के प्रोफेशन में काम करते थे, लेकिन हमेशा नौकरी से बाहर रहते थे। अनपढ़ और मुश्किल से अंग्रेजी बोल पाने के कारण वे बहुत गरीब थे।
और उनका परिवार अधिकतर समय सार्वजनिक सहायता से चलता था। उनका अंधेरे और निराशा से भरा जर्जर मकान कैंडी स्टोर के पीछे था। उनके पास सुख सुविधा का कोई सामान नहीं था, कार तो दूर की बात थी। कई बार तो मौरी और उनके छोटे भाई डेविड 5 सेंट के एक सिक्के के लिए मिलकर बरामदे की सीढ़ियां धोते थे। माँ की मौत के बाद दोनों बच्चों को कनेक्टिकट वुड्स के एक छोटे से होटल में भेज दिया गया। वहाँ एक बड़े से कमरे में कई परिवार रहते थे और सबके लिए बस एक ही किचन था। परिजनों ने सोचा कि बच्चों के लिए ताज़ी हवा अच्छी रहेगी। मौरी और डेविड ने कभी इतनी हरियाली नहीं देखी थी। वे तो बस खेतों में दौड़ते और खेलते रहते थे। एक रात खाना खाने के बाद जब वे घूमने निकले तो बारिश आ गई। घर में आने की बजाय वे घंटों पानी में भीगते हुए मस्ती करते रहे। अगली सुबह जब दोनों उठे, मौरी ने बिस्तर से छलांग लगाई। उन्होंने अपने भाई से कहा, चलो उठ जाओ। मौरी के भाई डेविड ने कहा, मैं नहीं आ सकता। मौरी ने कहा, क्या मतलब? डेविड के चेहरे पर घबराहट थी। डेविड ने कहा, मैं हिल नहीं सकता। उसे पोलियो हो गया था। निश्चित ही यह बारिश के कारण तो नहीं हुआ था, लेकिन मौरी की उम्र का बच्चा इस बात को नहीं समझ सकता था। काफी लंबे अरसे तक उनके भाई को एक स्पेशल हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया और ले जाया जाता रहा। उसके पैर में ब्रेसेस बांध दिए गए, जिससे वो लंगड़ा कर चलने लगा। मौरी इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगे। वे सुबह उठकर अकेले यहूदी प्रार्थना गृह में जाते, क्योंकि उनके पिता अधार्मिक थे। मौरी लंबे काले कपड़े पहनकर झूमते लोगों के बीच खड़े होकर ईश्वर से अपनी मृत माँ की आत्मा की शांति और बीमार भाई का ख्याल रखने की प्रार्थना करते थे। दोपहर के वक्त अंडरग्राउंड रास्ते की लास्ट सीढ़ी पर खड़े होकर पत्रिकाएं बेचते थे और इस तरह से जो पैसे कमाते उससे अपने परिवार के लिए खाना ले आते। शाम को वे अपने पिता को चुपचाप खाना खाते देखते। उम्मीद तो रहती थी कि वे लाड़ दुलार से बातचीत कर उत्साह दिखाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। 9 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उनके कंधों पर कोई पहाड़ रखा हुआ हो। यकीनन मौरी के जीवन में अगले साल उम्मीद की नई किरण आई। उनकी सौतेली माँ ईवा, वे सादे नयन नक्श और घुंघराले भूरों बालों वाली एक नाटी रोमानियाई महिला थी और उनमें 2 औरतों जितनी ताकत थी। उनके चेहरे पर ऐसी दमक थी कि पिता का बनाया शांत माहौल गायब हो जाता था। जब उनका नया पति चुप होता, वे बोलने लगती। रात को वे बच्चों के लिए गाने गाती। मौरी को उनकी आवाज़, उनके पढ़ाए स्कूली पाठ और उनके दमकदार पर्सनैलिटी से काफ़ी राहत मिलती थी। उनका भाई जब पोलियो से ग्रस्त पैरों में सपोर्टर पहने अस्पताल से लौटा तो अपार्टमेंट के किचन में एक रोल हो जाने वाले बिस्तर में ही दोनों को सोना पड़ता था। ईवा रात को सोने से पहले उन्हें प्यार करने के लिए आती थी। मौरी इन प्यार भरे किसेस के लिए उतने ही बेताब रहते थे जितना कोई पिल्ला दूध पीने के लिए होता है। और भीतर कहीं उन्हें यह एहसास भी हो गया था कि उन्हें फिर से माँ मिल गई है। फिर भी गरीबी थी कि उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। अब वे ब्रॉन्क्स के टेमोट्र एवेन्यू की लाल ईंटों की बिल्डिंग में एक बेडरूम के अपार्टमेंट में रहते थे। गर्मियों की शाम नजदीक के इटालियन गार्डन में एक बूढ़ा बोसी बजाया करता था। आर्थिक मंदी का दौर होने के कारण मौरी के पिता को फर के धंधे में और भी कम काम मिलता था। कई बार जब पूरा परिवार डिनर टेबल पर बैठा होता तो ईवा सिर्फ ब्रेड ही परोस पाती थी। डेविड पूछ लेता, खाने में और क्या है? उनका जवाब होता था, और कुछ नहीं। मौरी और डेविड को सुलाते वक्त वह यिडिश भाषा में गाने सुनाती थी। ये गाने भी उदासी और गरीबी पर ही होते थे। इनमें से एक सिगरेट बेचने वाली लड़की का था। प्लीज मुझसे सिगरेट खरीद लो, ये सूखी है, बारिश में भीगी नहीं। मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। इतने दयनीय हालत के बाद भी मौरी को प्यार करने और दूसरों का ख्याल रखने की ही सीख दी थी, और पढ़ाई करने की भी। ईवा स्कूल में परफेक्ट शो से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करती।
क्योंकि वे शिक्षा को गरीबी से उभरने का एकमात्र उपाय के रूप में देखती थी। वह खुद अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए नाइट स्कूल में जाती थी। शिक्षा के प्रति मौरी का प्रेम उन्हीं की देन था। वह रात को किचन टेबल के पास दिया लगाकर पढ़ते थे, सुबह उठकर यहूदी प्रार्थना गृह जाते थे और माँ के लिए यिज़कोर मृतक की याद में प्रार्थना गाया करते थे। वह ऐसा उनकी याद को ताज़ा रखने के लिए करते थे। अविश्वसनीय रूप से पिता ने उन्हें माँ के बारे में बात नहीं करने की सीख दी थी। चार्ली चाहते थे कि छोटा डेविड ईवा को ही अपनी सगी माँ समझने लगे। मौरी के दिल पर यह बहुत बड़ा बोझ था। कई वर्षों तक अपनी माँ का एक ही सबूत मौरी के पास था, माँ की मौत का टेलीग्राम। उसे उन्होंने मिलने के दिन से ही छिपा रखा था। वे उसे जिंदगी भर संभाल कर रखने वाले थे। जब मौरी टीनेजर थे, एक बार उनके पिता उन्हें उस फर फैक्ट्री में ले गए जहाँ वे काम करते थे। वह आर्थिक मंदी का दौर था। इसका मकसद मौरी को नौकरी दिलाना था। मौरी ने फैक्ट्री में एंटर किया और उन्हें लग गया कि जैसे उनके चारों तरफ से दीवारें बंद हो गई हो। कमरे में अंधेरा और गर्मी थी। खिड़कियां गंदगी से ढकी थी और मशीनें बहुत सटाकर लगाई गई थी। चलते वक्त वे ट्रेन के पहियों जैसी आवाज करती थी। इधर उधर उड़ते हुए फर सांस लेना मुश्किल कर रहे थे। मजदूर तो बस सिर नीचे किए फर की सिलाई करने में बिजी थे, क्योंकि फैक्ट्री मालिक इधर उधर घूमकर मजदूरों को काम तेज करने के लिए फटकार लगा रहा था। मौरी बमुश्किल सांस ले पा रहे थे। वे भय से ठिठक कर पिता के पास खड़े थे, इस उम्मीद में कि मालिक उन पर नहीं चिल्लाएगा। लंच के दौरान मौरी को उनके पिताजी ने मालिक के सामने खींचते हुए पूछा कि क्या मौरी के लिए कोई नौकरी है। वहाँ तो बड़े कामगारों के लिए भी कोई काम नहीं था, साथ ही कोई काम छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं था। जहाँ तक मौरी की बात थी, तो उनके लिए काम न मिलना किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि उन्हें उस जगह से नफरत थी। उन्होंने उसी वक्त एक और प्रतिज्ञा ली, जिसे उम्र भर निभाया। वह ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें किसी का शोषण होता हो, और वे खुद भी कभी दूसरों के पसीने से अपनी जेब नहीं भरेंगे। ईवा उनसे पूछती, आखिर तुम करोगे क्या? वे कह देते, मैं नहीं जानता। उन्होंने कानून की पढ़ाई के ऑप्शन को खारिज कर दिया, क्योंकि उनको वकील पसंद नहीं थे। डॉक्टरी की पढ़ाई से परहेज किया, क्योंकि वे खून को देख तक नहीं सकते थे। ईवा ने पूछा, आखिर तुम करोगे क्या? मेरे सबसे अच्छे प्रोफेसर गलती से ही सही मगर शिक्षक बन गए। इसीलिए एक विद्वान लेखक हेनरी एडम्स ने क्या खूब कहा है कि शिक्षक अनंत काल तक प्रभावित करता है। वह खुद भी नहीं बता सकता कि उसका प्रभाव कहाँ जाकर खत्म होता है। यह था ट्यूसडेज विद मौरी का 3rd एपिसोड, जिसमें हमने मौरी जैसे एक बुजुर्ग प्रोफेसर के साथ मिलकर बहुत से वैल्यूएबल लेसन सीखे। अगले एपिसोड में हम इसी रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए नए इंटेलेक्चुअल लेसन्स को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो की नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए, ताकि आप हमारे नए एपिसोड्स को मिस न करें। और हमेशा की तरह अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।